जय हिंद दोस्तों। आज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है। तो इसमें अगर देखेंगे सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्सटेंशन की अगर बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है एक्स और दूसरा होता है शब्द मतलब टेंसिस। तो टेंसिस का जो अर्थ होता है मतलब टेंसियो मतलब स्ट्रेचिंग मतलब फैलाव। एक्स मतलब होता है क्या आउट और टेंसिस का मतलब होता है स्ट्रेचिंग मीन्स फैलाव। जब हम किसी चीज़ का फैलाव करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, एक लोगों से दूसरे लोगों तक सभी बातों को पहुंचाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है एक्सटेंशन। अगर बात करते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है। एक्सटेंशन एजुकेशन जब हम किसी शिक्षा को, किसी ज्ञान को हम स्कूल कॉलेज के बाहर कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अगर उस चीज़ को पहुंचाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो अब क्या होता है एक्सटेंशन एजुकेशन। अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होगा, अगर बात करें कि हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होगा, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है यह एक अनौपचारिक शिक्षा होता है। तो इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। मतलब इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है तो औपचारिक शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। जो वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित होता है उस प्रकार की शिक्षा उन क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। तो ये आपका क्या होता है अनौपचारिक शिक्षा होता है। उसके बाद में इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है कि इतने एज के लोग रहेंगे। इसमें कोई अनौपचारिक शिक्षा में बाध्यता नहीं होती है। इसमें जो भी महिला, पुरुष, बच्चे सबकी संपूर्ण सहयोग भागीदारी होती है और सब लोग अनौपचारिक शिक्षा में भाग ले सकते हैं। इसका कोई पाठ्यक्रम में ये नहीं कि आप कंपलसरी नहीं, कोई उपस्थिति अनिवार्य नहीं कि आपको आना है। इसमें स्वेच्छा भागीदारी होती है, इसमें स्वेच्छा से भागीदारी होती है। मतलब जो व्यक्ति चाहता है कि हमको पढ़ना है, जिसको ये प्रेरणा होता है कि हमको चीज़ पढ़ना है, जानना है उसके बारे में, तो वो अपना स्वेच्छा से भागीदारी करता है। इसको हम कहते हैं कि संपूर्ण भागीदारी या स्वेच्छा की भागीदारी। जो स्वेच्छा से आकर के और ज्ञान को अर्जित करता है, ये भी आपका अनौपचारिक शिक्षा में होता है। इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं होता है कि कोई आयु की सीमा नहीं होती कि केवल इतने सीमा के लोग इतनी इस क्लास में बैठ सकते हैं। इसमें सभी लोग मतलब युवा भी बैठ सकते हैं और इसमें बच्चे भी बैठ सकते हैं, इसमें प्रौढ़ भी बैठ सकते हैं और सभी लोग इसमें आकर के सीख सकते हैं। इसमें कोई निश्चित नहीं होता है कि एक वर्ग कर, इसमें संपूर्ण परिवार की सहभागिता होती है। अनौपचारिक शिक्षा में संपूर्ण परिवार की सहभागिता होती है और इसमें संपूर्ण परिवार के सभी लोग आकर के और इस विधि में शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्या होता है, ये आपका अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। परिवार के सभी वर्ग, सभी सदस्य आकर के और इसमें शिक्षित हो सकते हैं, ये भी आपका एक अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। तो दो प्रकार का होगा, एक और औपचारिक शिक्षा और एक अनौपचारिक शिक्षा। इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे अगर हम किसी विद्यार्थी को किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो वह एक औपचारिक शिक्षा ले रहा है, वह एक औपचारिक शिक्षा ले रहा है। अब औपचारिक शिक्षा लेकर के मतलब उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम है, वो किसी क्लासरूम में बैठता है, उसकी डेली की अटेंडेंस होती है, उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। ये सब औपचारिक शिक्षा की मान्यताएं होती हैं। लेकिन सपोज करो कि कोई किसान होता है, तो किसान क्या करता है, वो अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करता है, वो अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करता है। उसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। वो अगर गेहूँ का खेती कर रहा है तो गेहूँ की खेती के बारे में जानेगा, धान की खेती कर रहा है तो धान की खेती के बारे में जान रहा है, वो पशुपालन कर रहा है तो पशुपालन के बारे में जानेगा, मधुमक्खी पालन कर रहा है तो मधुमक्खी पालन के बारे में जानेगा। उसके बाद में खेती के किसी वर्ग, अगर महिला उसमें आ गए तो महिला आकर के प्रशिक्षित होंगे, पुरुष अगर खेती में अग्रणी है तो पुरुष आकर के प्रशिक्षित होंगे, अगर बच्चे उसमें सहभागिता होती है तो बच्चे आकर के अपना सहभागिता देंगे। मतलब कह सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य
अपना आ करके और संपूर्ण परिवार के लोग और इसमें सहभागी हो सकते हैं। ये आपका होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो हम कह सकते हैं कि इस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है कि एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसमें सभी वर्ग सभी लोग आ करके और अपना शिक्षा इसमें ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आपका होता है अनौपचारिक शिक्षा के तौर पर इसको हम मान सकते हैं। उसके बाद में फिर बात यहाँ पर फिर आती है कि टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन, हर एक बिंदुओं पर या अगले क्लास में इस चीज़ का हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब हिंदी इसका क्या होगा कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। मतलब अगर कोई एक्सटेंशन एजुकेशन दिया जा रहा है तो यहाँ पर आपको बता दें कि दो प्रकार का हुआ, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर अगर तो एक्सटेंशन एजुकेशन का सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो सबसे पहला होता है यहाँ पर कि बेस्ड ऑन फ्लैट नीड, मतलब आवश्यकताओं पर आधारित होता है। ये चीज़ बताया कि अभी आप इससे कोई निश्चित नहीं हुआ, आवश्यकताओं पर आधारित होगा। मतलब उन ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को या कह सकते हो कि किसानों को जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसी प्रकार का यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। जैसे अगर उनको पशुपालन करें तो उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो ऐसी शिक्षा दी जाएगी। अगर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसके बारे में शिक्षा दी जाएगी। अब खेती बाड़ी में भी जिस प्रकार की वो शिक्षा चाहेंगे उस प्रकार से उनको यहाँ पर शिक्षा देने की बात की जाएगी। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि उसकी डेमोक्रेसी क्या है और फिर इसका बेस्ड ऑन कल्चर, वहाँ पे जो कल्चर पर आधारित होगा। अब वहाँ पे देखेंगे कि जो कल्चर पर आधारित होगा। उसके बाद में सोशलिज्म पर आधारित होगा, लोकल कम्युनिटीज पर आधारित होगा, लीडरशिप में आधारित होगा, पार्टिसिपेशन में होगा, डेवलपमेंट में होगा, ऑडियो विजुअल एड्स में होगा और फिर एक्सटेंशन मेथड के अकॉर्डिंग इसके इतने सिद्धांतक रूप में, अलग अलग रूप में इसको आप जान सकते हैं। तो इसके लिए आप एक एक पॉइंट पर विशेष तौर पर अब हम लोग चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो पहला तो हो गया आपका अकॉर्डिंग टू नीड। उसके बाद में फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात की जाती है। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो वहाँ पर एक एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर जानते हैं। ये व्यापक हित की बात होती है कि कम्प्रिहेंसिव यूज क्या होगा कि लोगों पर ऐसा कार्यक्रम हो जो व्यापक हित का हो, मतलब किसी एक व्यक्ति का लाभ ना हो। जैसे कार्यक्रम जब हम समाज के लिए चला रहे हैं, ग्रामीण लोगों के लिए अगर चलाएं तो वहाँ पर किसी एक इंडिविजुअली एक व्यक्ति का ना हो कि केवल एक व्यक्ति का लाभ हो। एक्सटेंशन एजुकेशन कहता है यहाँ पर यह सिद्धांत होना चाहिए कि लोगों का, सभी लोग, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों पर वो आधारित हो और सबका समूह में लाभ हो, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए और इस प्रकार का शिक्षा वहाँ पर देना चाहिए। उसके बाद में फिर होता है कि प्रजातंत्र पर आधारित हो, मतलब उसका डेमोक्रेसी। यहाँ पर डेमोक्रेसी की अगर बात की जाती है कि ये ना हो कि हम ये कार्यक्रम चला करके और ग्रामीण लोगों पर या किसानों पर किसी कार्यक्रम को हम थोप रहे हैं, थोपने की बात नहीं की जाएगी। मतलब इसमें ऐसा हो, ये कार्यक्रम चलाया जाए सो सरलता से हो और सब लोग उसको समझ सकें और आसानी से उसको अडाप्ट करें और अडाप्ट करने के बाद वो अपना उसका लाभ समझें कि अगर हम इस कार्यक्रम को सीख रहे हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुछ जान रहे हैं तो उससे मेरा कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो रहा है, लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसा कार्यक्रम हो जो प्रजातंत्र पर आधारित हो, ऐसा ना लगे लोगों को कि उनके ऊपर थोपा जा रहा है, उनको इसके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, ऐसा कार्यक्रम वहाँ पर ना हो, वो इस तरीके पर ना देख लें। उसके बाद में फिर क्या हो कि बेस्ड ऑन कल्चर, मतलब उनकी संस्कृति पर आधारित हो। देखिए हर क्षेत्र के, हर वर्ग के, हर व्यक्ति का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक संस्कृति होता है और तुरंत आप जा कर के किसी क्षेत्र में आप ये नहीं कह सकते हो कि आप ये तुरंत बदल दो, ये आपकी संस्कृति गलत है, ये आप अडॉप्ट करो, ये आपका अच्छा होता है, ये चीज़ गलत है, ये आप नहीं कर सकते हो। वहाँ का जो रीति रिवाज है, जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ की सभ्यता है, जो वहाँ की रहन सहन है, पहले वहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी और समझ करके तब वहाँ के ग्रामीण लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बताइए कि आप नहीं, अगर आप ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, आप एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करके करिए कि ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इससे लाभ हो पाएगा। जैसे आप सपोज करो कि कहीं पर किसी क्षेत्र में हो जहाँ पर सूअर पालन ना होता हो और आप जाओ वहाँ पर कैंप लगा करके लोगों को सूअर पालन के बारे में बताओ, वहाँ पर लोगों को भेड़ पालन के बारे में बताओ,
वहाँ पर आप मुर्गी पालन के बारे में बताओ, पहले उनको आप पशुपालन पे ले जाओ, पशुपालन से फिर आप व्यवसाय से उनको जोड़ो और व्यवसाय से जोड़ करके तब अन्य और सब बताओ कि अन्य और उनको डायरेक्शन की तरफ आप मोड़ सकते हो। तो आप कह सकते हो कि तुरंत नहीं, धीरे धीरे जा कर के और इस कल्चर पर आधारित प्रक्रिया को वहाँ पर आप धीरे धीरे उनको बदल सकते हो और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप, उनके धर्म के, उनके संस्कृति के अनुरूप वहाँ पर आप कार्यक्रम को चला सकते हो। ये आपका वहाँ पर ये कार्यक्रम हो सकता है। तो वहाँ पर जो उनकी संस्कृति हो, जो उनकी सभ्यता हो, उसके अकॉर्डिंग आपको काम चलाने की या कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता होगी, ये बात यहाँ पर की जाती है। अगला फिर होता है कि कोई भी कार्यक्रम हो तो अगर वो सरलता से जटिलता पर या जटिलता से सरलता के ऊपर, अब जैसे कोई भी कार्यक्रम होगा अगर वो जटिल होगा तो उसको आप सरलता की तरफ ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पता लगता है कि वो कार्यक्रम बहुत ज़्यादा कठिन है और कठिन होने के बाद आप उसको सरल में ले जा रहे हैं तो उसके लिए अच्छा होगा, आसानी से समझ सकता है। क्योंकि कहीं पर कैंप लगाने का, कहीं पर कुछ समझाने का ग्रामीण लोगों का बात ये होता है कि जो उनके स्तर की बातें हों, उनके स्तर में आपको बताने की बात होती है। ये एक्सटेंशन एजुकेशन कहता है। ये नहीं कहता है कि पता लगा कोई चीज़ सरल था और उसको आप बहुत घुमा करके बता दिए। बहुत आप सिंपली भाषा में, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा हो, जिस शब्द में वो जानते हों, इस तरीके से उनको वो सामान्य उनके लैंग्वेज में अगर आप समझाएंगे तो ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन कहता है। उसके बाद में फिर बेस्ड ऑन लोकल कंडीशन, मतलब स्थानीय दशाओं पर आधारित हो, जो उस क्षेत्र में स्थान के रूप जो वहाँ पर उपस्थित हो वो स्थानीय दशाओं पर वहाँ आधारित हो। जैसे सपोज करो कि वहाँ का पहले देखेंगे कि स्थानीय दशा क्या है। अब वहाँ के लोग फ्लैश कार्ड के बारे में जानते नहीं हैं, वो प्रोजेक्टर के बारे में जानते नहीं हैं। अब उससे अपना लेक्चर दें तो वो कहाँ जान पाएंगे। तो वहाँ पर देखेंगे कि जो वहाँ का स्थानीय दशा है, जो वहाँ पर कंडीशन है, उसी कंडीशन के अनुरूप अगर उनको हम शिक्षा देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो सीखेंगे और फिर धीरे धीरे करके उनमें आप परिवर्तन ला सकते हैं और एक अच्छे शिक्षक के तौर पे आप कह सकते हो कि वो अच्छे लर्नर के तौर पर वहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन वहाँ जब आप कंडीशन को अच्छे तरीके से समझेंगे। अगला बात होता है कि नेतृत्व का विकास, मतलब कि बेस्ड ऑन लीडरशिप डेवलपमेंट, यहाँ पर नेतृत्व का विकास। तो अगर हम समझेंगे कोई भी कार्यक्रम अकेले हम कार्यक्रम कर लेंगे तो कतई नहीं हो सकता है। उसके लिए आपका क्या होगा, हर व्यक्ति के अंतर्गत, हर व्यक्ति में लीडरशिप डेवलप करिए और उससे कोशिश करिए कि आप एक दूसरे से टच में आइए, लोगों को आप जोड़िए और लोगों को आप जब जोड़ करके और उसके ऊपर कुछ कार्य दीजिए, उसके ऊपर कुछ समझाइए कि भाई ये आपका भी जिम्मेदारी है, ये आपका नेतृत्व, ये आपका जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में आप आगे बढ़ सकते हो तो वो कार्यक्रम जा कर के अच्छे ढंग से हो सकता है। उसके बाद में बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, मतलब सहभागिता पर आधारित हो। यहाँ पर एक व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता है और उसका अगर कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो नकारात्मक आएगा। यहाँ पर कि हम अकेले जा कर के कार्यक्रम कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ये आप कतई नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर वो क्या हो कि पूर्णतः सहभागिता हो, उसमें बच्चों का भी हो, महिलाओं का भी हो, पुरुषों का भी हो, नौजवानों का भी हो, बुजुर्गों का भी हो, समाज के सभी वर्गों का सहभागिता हो और सब वर्ग को अगर आप साथ लेके चलते हैं तब जाकर के वो कार्यक्रम आपका सबसे अच्छा सफल हो सकता है और तब आप अच्छे तरीके से उस क्षेत्र को आप एजुकेशन दे सकते हैं। उसके बाद में फिर क्या हो, चौमुखी विकास हो। देखिए, चौमुखी विकास का मतलब किसी भी व्यक्ति का, उसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और ये अगर सभी तरीके से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और कल्चर के तौर पे, मतलब हर तरीके से उसके बारे में आप सोचेंगे कि व्यक्ति को केवल हम समाज में आगे बढ़ा दें नहीं, समाज के रूप में भी अच्छा उसका मान्यता हो, आर्थिक रूप में मतलब उसके पास धन का सृजन हो, राजनीतिक रूप में भी वो हर जगह अपने पर पार्टिसिपेट कर सकता हो। तो इस प्रकार से उसका चौमुखी विकास पर हम ध्यान देंगे कि हर तरीके से काम हो सके। वो व्यक्ति स्वच्छता के तौर पर भी हो, वो व्यक्ति बढ़िया दाम भी कमाता हो, वो व्यक्ति राजनीतिक में भी बढ़िया हो और उसका आर्थिक भी बढ़िया हो। तो इस तरीके से चौमुखी विकास की बात करते हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट मतलब उसकी सभी क्रियाओं का भी अच्छे ढंग से आप विकास करने की बात करते हैं। आगे बात होता है कि बेस्ड ऑन ऑडियो विजुअल एड, मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित होता है।
देखिए एक चीज़ होता है कि ऑडियो मतलब जो केवल सुनना, जैसे सपोज करो ये कोई आप किसी बाजे पर समाचार सुनते हैं, तो समाचार सुनेंगे वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होता है ऑडियो, मतलब क्या कि आप टेप रिकॉर्डर के द्वारा या रेडियो के द्वारा आप न्यूज़ सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, वो केवल क्या होता है ऑडियो, तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑडियो बोलते हैं। और जैसे विजुअल, जैसे सपोज करो कि ये बोर्ड पर लिखा और बोर्ड को आप देख रहे हैं, तो ये क्या होता है विजुअल होता है। जैसे पोस्टर, फ्लैश कार्ड जिसको आप करें, ये सब क्या होता है विजुअल, जो आप देख सकते हैं। अगला होता है ऑडियो विजुअल, मतलब आपको बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा है और मेरी आवाज़ भी आप सुन रहे हैं, बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा है और आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं, तो दोनों चीज़ होता है। अगर ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ होता है तो ये आपका क्या होगा ऑडियो और विजुअल। तो ये तीन तरीके से कि एक आपका केवल श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य और दृश्य, मतलब ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। ये आगे भी जब आप एक्सटेंशन टीचिंग मेथड पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल और बताया जाएगा। तो इस प्रकार से जब वहाँ पर तीनों प्रक्रियाओं करते हैं, सब कुछ अपनाते हैं, तब जा कर के अच्छे ढंग से आप वो जान सकता है, ये सिद्धांत होना चाहिए। उसके बाद में बेस्ड ऑन एक्सटेंशन मेथड, तो वहाँ पर प्रसार विधियों पर आधारित हो, जो वहाँ का आपका औपचारिक शिक्षा है उस पर भी वो आधारित हो। यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको और बता दें, जैसे वो क्या हो मूल्यांकन पर आधारित हो। प्रसार शिक्षा क्या कहता है कि मूल्यांकन पर आधारित हो। जैसे जब हम किसी कार्यक्रम को करें तो कार्यक्रम को करने पर बीच बीच में उसका मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करने पर उस कार्यक्रम के प्रगति के बारे में ध्यान होता है कि अब हम कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा पाए हैं और अभी क्या कमियाँ रह गई, उन कमियों को सुधार करके और आगे आप और डिटेल में और जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों को पूरा करके और कार्यक्रम को आगे आप बढ़ाते हैं। तो होता है क्या इवोल्यूशन का सिद्धांत, मतलब यहाँ पर मूल्यांकन का सिद्धांत। फिर होता है कि लोगों पर आधारित रहने का, कि जैसे कोई भी आप जब एजुकेशन देते हैं तो हर वर्ग का लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर समुदाय के लोग, हर स्टेज के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाते हैं। ये आपका क्या कहता है एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये इतने पॉइंट जो आपके प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, इन सिद्धांतों के बारे में आप वर्णन करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताएंगे इसकी फ़िलासफ़ी क्या होगी और टीचिंग स्टेप क्या होंगे, मैनेज क्या होंगे, लर्निंग क्या होगा, इस सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।